Now we are going to study the pharmacokinetics of the antipsychotics. जी एंटीसाइकोटिक्स दो तरह के हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है इसके अंदर आपके पास लो पोटेंसी की ड्रग आती हैं, मीडियम पोटेंसी की ड्रग आती हैं और हाई पोटेंसी की ड्रग आती हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स की, जिसकी 3 सब फैमिलीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? पाइपराजीन डेरिवेटिव्स इसमें आ जाते हैं, एलिफेटिक डेरिवेटिव्स आ जाते हैं और पाइपराजीन डेरिवेटिव्स, पाइपराडीन, पाइपराजीन और एलिफेटिक डेरिवेटिव्स इसमें आ जाते हैं। ये तीनों के जो सब फैमिलीज़ हैं इनके ड्रग्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर बात करूं पाइपराजीन डेरिवेटिव्स की या एलिफेटिक डेरिवेटिव्स की, जो कि लीस्ट पोटेंसी, लेस पोटेंसी की ड्रग हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द सेडेशन एंड द वेट गेन। अब आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर, यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो बच्चों, थियोरिडाजिन, थियोरिडाजिन पाइपराडीन डेरिवेटिव है, क्लोरप्रोमाजिन एलिफेटिक डेरिवेटिव है। दोनों जो ड्रग्स हैं दीज आर द ओरल ड्रग्स, जिनकी बायोअवेलेबिलिटी, सिस्टेमिक बायोअवेलेबिलिटी कम है, मीन्स कि कम परसेंटेज में आपकी जो ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में पहुंचती है। ज़ाहिर है कम ड्रग कब पहुंचेगी? जब जिसके ऊपर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। कितनी परसेंटेज ड्रग की पहुंचेगी आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में? दैट विल ओनली बी 25 to 35%। अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछूं इसके रीज़न क्या, आप कह दोगे जी ड्रग के ऊपर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ। अच्छा, अगर मैं बात करूं क्लोरप्रोमाजिन की, भाई ऐसी ड्रग है अगर आप अपने पेशेंट को इसको क्रॉनिकली, ठीक है, क्रॉनिकली एडमिनिस्टर करो, ज़्यादा क्वांटिटी में एडमिनिस्टर करो, तो जाहिर है फॉर मैनी वीक्स जो है इस ड्रग के मेटाबोलाइट्स यूरिन में एक्सक्रीट होते रहेंगे। अच्छा, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यूरिन में मेटाबोलाइट्स क्यों एक्सक्रीट होते रहेंगे? अंडरस्टूड सी बात है जी, ये जो मेटाबोलाइट्स हैं इनकी मेटाबोलाइट्स की लॉन्गर हाफ लाइफ है एज कंपेयर्ड टू दी पेरेंट ड्रग। पेरेंट ड्रग कौन सी है? दैट इज क्लोरप्रोमाजिन। ओके, यहाँ पर हमने ये बात कर ली। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ पाइपराजीन डेरिवेटिव की, जो रिप्रेजेंट करता है मीडियम पोटेंसी ड्रग को, पाइपराजीन, पाइपराजीन डेरिवेटिव, जिसकी एग्जांपल आपने पढ़ी थी परफीनाजीन। अच्छा जी, अब जी परफीनाजीन के बारे में मैं बात करूँ, दैट इज़ ऑफ मीडियम पोटेंसी, ठीक है, एज़ कम्पेयर्ड टू दी लो पोटेंसी ड्रग्स। इनकी पोटेंसी तो भाई ज़्यादा हुई, ठीक है, दैट आर कंपेरेटिवली मोर पोटेंट, लो डोज में इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू दी लो पोटेंसी ड्रग। अच्छा, लेकिन भाई अगर मैं एंटीसाइकोटिक्स की बात करूं, जब मैं पोटेंसी का जिक्र करूं, तो पोटेंट होने का ये मतलब नहीं है कि ड्रग्स की एफिकेसी भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास पाइपराजीन डेरिवेटिव्स हैं, दीज आर मोर सेलेक्टिव इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि इन्होंने जिस रिसेप्टर को टारगेट करना है उसे को टारगेट करेंगे। अब जी ऐसा नहीं है कि मल्टीपल रिसेप्टर्स को जाके जी टारगेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कोशिश होगी जी मैंने इन D2 रिसेप्टर्स को टारगेट करना है, ठीक है। कुछ इसमें ऐसी ड्रग्स आएंगी जो कि सेरोटोनिन को टारगेट करेंगी। अब देखें पाइपराजीन डेरिवेटिव्स में ना सिर्फ मीडियम पोटेंसी जिसमें परफीनाजीन है वो ड्रग आती है, बल्कि इसके अंदर हाई पोटेंसी की ड्रग्स भी आ जाते हैं, जिसमें फ्लूफीनाजीन है, ट्राई फ्लू पैराजीन है, क्लोर पैराजीन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात होगी, अगर मैं जर्नल ओवरऑल बात करूँ आपके फर्स्ट जनरेशन की या फिर खाली एंटीसाइकोटिक्स की, तो भी इसमें से मोस्टली ड्रग्स ऐसी हैं जो कि जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं बट इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती हैं। इसके रीज़न अभी डिस्कस करती हूँ। अच्छा, इनकी जी सिस्टेमिक बायोअवेलेबिलिटी कम है, कितनी? 25-35%। क्यों? क्योंकि दे विल अंडरगो फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरती हैं, जिसकी वजह से इनकी बायोअवेलेबिलिटी कम है। अच्छा, अब जी इन ड्रग से रिलेटेड मैंने कहा ना, इनकी ये रैपिडली एब्जॉर्ब बट कम्प्लीटली इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर द लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। लेकिन भी एक बात जो यहाँ पर याद रखने वाली है, दीज आर प्रोटीन बाउंडेड ड्रग। 92 to 99% जो आपकी ड्रग है वो प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाती, इतनी मैक्सिमम परसेंटेज में बाउंड कर जाती है। तो फिर उसके बावजूद आपकी कैटजन की बुक के अंदर लिखा है कि इन ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ऑलमोस्ट कितने? 7 लीटर पर केजी है। अच्छा, ये कैसे हो गया जी? हमने तो पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कितनी क्वांटिटी में जो ड्रग है वो आपके टिश्यूज़ के अंदर चली गई है। और यहाँ तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 7 लीटर पर केजी दिखा दिया गया है, जबकि प्रोटीन बाउंडेड जो ड्रग है वो तो ब्लड से निकल के, प्लाज्मा से निकल के टिश्यूज़ के अंदर जाती ही नहीं है।
भाई इस केस में क्या होगा, आपके ये जो 90 to 99% ड्रग है प्रोटीन के साथ जो अटैच थी वो उससे डिसोसिएट होगी, अलग होगी, उसके बाद जी वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी और जी ब्लड स्ट्रीम से निकल के टिश्यू में चली जाएगी। अब टिश्यू को क्रॉस करना है तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, उसको जी ये सेल मेम्ब्रेन को रेडिली क्रॉस कर लेगी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ठीक है। और आपके जो प्लाज्मा में या ब्लड में प्रोटीन कौन सी है जिसके साथ ये बाउंड करती है, दैट इज़ एल्ब्यूमिन, ठीक है। चाहे अब इसका जी प्रोटीन बाउंडेड ड्रग है लेकिन इसके बावजूद इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से जैसे डिसोसिएट करेगी अपनी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से रेडिली क्रॉस कर जाएगी मेम्ब्रेन को और टिश्यू के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब इन ड्रग्स का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा है। अच्छा जी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये ज़्यादा देर के लिए बाइंड करेगी टू दी D2 रिसेप्टर्स। और D2 रिसेप्टर्स ये कहाँ के रिसेप्टर्स हैं? साइकोसिस की बात करें तो ब्रेन की बात करें तो D2 रिसेप्टर आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे ब्रेन में, ठीक है। तो भी आपके पास ये जो टिपिकल एजेंट्स आ गए इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर क्यों है? क्योंकि ज़्यादा देर के लिए D2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक बात याद रखना, आपके पास लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के इंजेक्टेबल भी अवेलेबल हैं जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, जिनका जो इफेक्ट है महीनों तक रहता है, लाइक फ्रॉम 3 to 6 months, ठीक है। इसके एग्जांपल आपके पास है पेलीपेरिडोन, यू हैव रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, फ्लूफेनाजिन, यू हैव एरिपाइप्राजोल, यू हैव हेलोपेरिडोल, ठीक है। अच्छा, अब जी इसमें से आपको नज़र आ रही है ना ड्रग्स जिसके मैं ये ड्रग्स का मैं जो जिक्र कर रही हूँ, दीज आर ऑफ रिप्रेजेंटिंग दी सेकेंड जनरेशन। नो, ये जो मैं ड्रग्स का जिक्र कर रही हूँ दीज आर रिप्रेजेंटिंग दी हाई पोटेंसी ड्रग्स। सो जी लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स जो हैं ये क्या करेंगी, इनमें से कुछ लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स वो ब्लॉक कर देंगे D2 रिसेप्टर्स को फॉर 3 to 6 months, ठीक है। अब जी आपने जब इंजेक्शन लगाया तो 6 महीने तक तो अभी इसका इफेक्ट रहने वाला है, तो इसका मतलब रिलैप्स भी तो 6 महीने बाद आएगा ना अगर आप ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है जी। मेरे पास कुछ एंटीसाइकोटिक्स ऐसी हैं जो कि जिनका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ख़ास तौर पे अगर आप उसे इंजेक्टेबल फॉर्म में दें। कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है? 3 से 6 महीने का है। 3 से 6 महीने के लिए वो आपके D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। और अगर ऐसी ड्रग्स को अगर आप डिसकंटिन्यू करें तो रिलैप्स के चांसेस कब आएंगे? रिलैप्स कब आएगा? 6 महीने के बाद आएगा, क्योंकि 6 महीने के लिए तो आपके ड्रग D2 रिसेप्टर्स के साथ बच्चों बाइंड कर रही है। अच्छा, ये हमने बात कर ली जी लो पोटेंसी की, मीडियम पोटेंसी की। अब हम आ जाते हैं हाई पोटेंसी के ऊपर। हेलोपेरिडोल आपके पास ड्रग है जो कि ब्यूट्रोफिनोन डेरिवेटिव है, जो कि मैंने कहा था जी हम वाइडली यूज़ करते हैं इस ड्रग को। इस ड्रग को हम जी फिर यूज़ करते हैं इसके बावजूद कि ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स या इफ़ेक्ट्स कॉज करती है। भाई क्यों हम इसको फिर भी इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इट विल नॉट इंक्रीज़ द QTC इंटरवल, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। और ये ऐसी ड्रग है, ये नहीं कि मुंह उठा के हर ऑटोनोमिक रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड करे, नहीं, कुछ ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स है जिसके ऊपर जाकर ये बाउंड करती है। पोटेंट ड्रग है तो ज़ाहिर है इसकी डोज भी हमें कम देनी पड़ेगी। यू नो कि जैसे हम ड्रग की डोजेस बढ़ाते हैं उससे ADRs के चांसेस आ जाते हैं। जो ड्रग्स हैं वो मल्टीपल रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करना शुरू कर देती हैं, तो भी पोटेंट ड्रग है। तो एज़ कम्पेयर टू द लो पोटेंसी ड्रग आपको इसको कम क्वांटिटी में कम डोज में अपने पेशेंट को देना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जी कंक्लूड कर देते हैं, ये हेलोपेरिडोल ऐसी ड्रग है जो कि वाइडली ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, इसके बावजूद कि इससे इट इज़ एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, राइट। तो भाई इसकी रीज़न डिस्कस कर ली, क्यों? क्योंकि QTC इंटरवल को इंक्रीज़ नहीं करती है और कुछ ही ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स को अफेक्ट करती है। ऐसा नहीं कि हर रिसेप्टर को जाके ये ब्लॉक कर रही है और मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स आपको दे रही है, ठीक है। अच्छा, हेलोपेरिडोल जो है इसकी सिस्टेमिक बायोअवेलेबिलिटी आपके पास है दैट इज़ 65%। देखो दिस इज़ 65% और लो पोटेंसी की कितनी थी? 25 to 35%। यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि दिस इज़ लेस ससेप्टेबल टू दी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये जो हाई पोटेंसी की ड्रग्स हैं इसमें आपके पास पाइप्राजीन डेरिवेटिव्स पे आते हैं, जिसके एग्जांपल है फ्लूफेनाजिन, ट्राइफ्लूपेराजीन, देन यू हैव दी प्रोक्लोरपेराजीन, राइट। देन इसके अंदर आपके पास थायोजेंथीन डेरिवेटिव्स भी आते हैं, जिसके एग्जांपल है थायोथाइजीन। अच्छा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मिसलिनियस कैटेगरी की ड्रग है पाइमोजाइट, राइट।
अच्छा जी, ये हम लोग ने डिस्कशन कर ली अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। नाउ जी, कमिंग टूवर्ड्स सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। सेकंड जनरेशन जिसको हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं, सबसे जिसकी प्रोमिनेंट एग्जांपल पढ़ी, प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ी, दैट वाज द क्लोज़ापिन। क्लोज़ापिन के बारे में जी आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जी ये दिस इज़ एसोसिएटेड विद द बोन मैरो सप्रेशन। तो एकदम से ड्रग को डिसकंटिन्यू नहीं करना वरना रिलैप्स हो जाएगा, रिलैप्स आपको ले जाएगा मेडिकल एमरजेंसीज की तरफ, जिसकी एग्जाम्पल है आपके पास मेडिकल एमरजेंसीज कौन सी होंगी, मायोकार्डाइटिस, डाइटस, आइटस, इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना हार्ट के, और दिस विल रिजल्ट इन ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। अच्छा जी, इनकी मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मैं जी एंटीसाइकोटिक्स के बारे में भी बात करूँ तो कैडजन के अंदर मेंशन है, दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, डीमिथाइलेशन बाय, कौन करेगा इनकी ऑक्सीडेशन डीमिथाइलेशन, बाय दी माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, जिसके आपके पास एग्जांपल है साइटोक्रोम 3A4, साइटोक्रोम 1A2, साइटोक्रोम 2D6। ठीक है भाई, ये मेरे पास एंजाइम्स आ गए जिसने इन ड्रग को मेटाबोलाइज करना है। इन ड्रग्स को, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग को जब भी आप अपने पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल करने, तो भी आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके ये ड्रग्स किसी और ड्रग के साथ इंटरेक्ट ना करें। ये ना हो कि जी मैं किसी और ड्रग को इस्तेमाल करूँ और वो ड्रग इस ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा दे, इसको मेटाबोलाइज ना होने दें या इसको मेटाबोलाइज करवा दें। एक आपके पास एग्जाम्पल है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इंटरेक्ट करती हैं आपके एंटीफंगल्स के साथ, एंटीफंगल ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कीटोकोनाजोल, जोल आ गया ना एंटीफंगल के साथ। अच्छा कीटोकिनाजोल, अच्छा कीटोकोनाजोल अगर आपका पेशेंट ले रहा है तो कीटोकोनाजोल क्या कर देगा, वो इनहिबिट करता है बहुत से साइटोक्रोम P450 को, और आपको पता है ये साइटोक्रोम P450 क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को। अगर तो मैंने कीटोकोनाजोल और एंटीसाइकोटिक इकट्ठी ली तो मैंने एंटीसाइकोटिक जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगे, जिसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ जाएंगे। अच्छा, अब चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले एक बात याद रख लो, मेरे पास ये जो एंटीसाइकोटिक्स हैं, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, दे आर एक्टिंग एज अ पार्शियल एगोनिस्ट फॉर दी 5 सेरोटोनिन 1A, सेरोटोनिन टाइप 1 रिसेप्टर की ए सब टाइप को क्या करते हैं, उसके लिए एज अ पार्शियल एगोनिस्ट ये काम करते हैं, जो कि प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है। अगर तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, इसके ऊपर कोई एगोनिस्ट आके बाइंड करता है, तो ये क्या करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट देगा, साइक्लिक एमपी के लेवल को डिक्रीज कर देगा। ये आपके पास जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, दे आर एक्टिंग एज एन एंटेगोनिस्ट फॉर दी सेरोटोनिन टाइप 2A रिसेप्टर, जो कि पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट है, जो कि एक्साइटेटरी रिसेप्टर है, जो कि GQ प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, जो कि IP3 और डैग के लेवल को बढ़ाता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो मैं बात करूँ पार्शियल एगोनिस्ट की यहाँ फॉर दी सेरोटोनिन टाइप 1 रिसेप्टर के, या फिर एज एन एंटेगोनिस्ट फॉर दी टाइप 2 रिसेप्टर, तो दोनों एक ही बात है ना। तो भी इट मीन्स ये दोनों कंबाइनली क्या कर रहे हैं, साइनर्जेस्टिक इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये मैं पहले पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा, अब इनमें से एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एज एन एंटेगोनिस्ट काम करती हैं फॉर सेरोटोनिन टाइप 6 रिसेप्टर एंड सेरोटोनिन टाइप 7 रिसेप्टर। 6 रिसेप्टर भी आपके पास GS प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, जो कि साइक्लिक AMP के लेवल को बढ़ा देता है, और G7 जो है, टाइप 7 जो है, दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद द GS प्रोटीन, जो साइक्लिक AMP के लेवल को बढ़ा देता है। सो यहाँ मैंने कंक्लूड कर लिया, मेरे पास जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, दे आर एक्टिंग एज एन एंटागोनिस्ट फॉर दी सेरोटोनिन टाइप 2, टाइप 6 and type 7 receptor, while they are acting as a partial agonist for the serotonin type 1A receptor, जो कि presynaptically present है। Clear? So this was all about the atypical antipsychotics। इसकी हमने जी जर्नल डिस्कशन कर ली सारे लेक्चर्स में अभी तक, about the mechanism of action, about pharmacokinetics and the adverse drug reactions।